सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज मैं शुरू करने से पहले थोड़ा-सा वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ जो है उसके बारे में 1 मिनट बताऊँगा। ये उद्देश्य है इसका मेन उद्देश्य है समाज में नैतिक वैल्यूओं को फिर से स्थापित करना, ये मेन उद्देश्य है। और जहाँ तक मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सारे प्रोग्राम सरकारी, प्राइवेट जो भी हैं, उसमें नैतिक मूल्यों की कमी के कारण काफ़ी ज़्यादा अवधान होता है, काफ़ी फेलियर होते हैं, काफ़ी अचीवमेंट बहुत कम होती है, जो अपेक्षा रहती है उससे बहुत कम अचीवमेंट होती है। अब ये दूसरी बात है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी देश प्रगति कर रहा है, गाँव के रास्ते ठीक हो रहे हैं, गाँव की नली ठीक हो रही है, मच्छर की संख्या कम रही है। ये भगवान की कृपा है कि इस सब प्रोत्साहन के बावजूद भी कुछ प्रगति हो रहा है। लेकिन नैतिक मूल्य अगर ज़्यादा हो तो हमारी प्रगति बहुत ज़्यादा हो और बहुत अच्छी रहे। तो ये कहना बहुत आसान है कि नैतिक मूल्यों को आप पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं, कैसे करें ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो इसके लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो चुना है वानप्रस्थी लोग, जो अपने जीवन में मोस्ट ऑफ द थिंग्स अचीव कर चुके हैं, अपना जीवन जी चुके हैं, काफ़ी अनुभव और ज्ञान है उनके पास और उनके पास कुछ समय, पूरा समय नहीं, सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा समाज को वापस देने का है। तो उसमें अगर वो दें समाज को 1-2 घंटा वापस, तो उम्मीद है कि समाज की नैतिक मूल्य बढ़ेगी। बाय एग्ज़ाम्पल नैतिक मूल्य बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो समाज में समय देने के लिए जो कार्य क्षेत्र चुना है हमने, फिलहाल यही नहीं रहेगा आगे, आगे और बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र जो है वो एजुकेशन और करियर है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम पिछले कृष्णाष्टमी के दिन ये शुरू किए थे 11 अगस्त को और तब से अभी तक हर एक वीक हम कोई ना कोई करियर लेकर के उसके ऊपर ये वेबिनार कर रहे हैं और ये वेबिनार बहुत हाई लेवल होता है, केवल अवेयरनेस के लिए होता है, ये डीप नहीं जा रहा वेबिनार। ये हाई लेवल का वेबिनार है, ये प्रिपरेशन की नहीं करता है, केवल अवेयरनेस फैलाता है। चौथा बात जो है कि अ, कैसे इस संस्था से जुड़ा जाए, तो 2 रूप में जुड़ा जा सकता है या 3 रूप में कहिए। एक तो वानप्रस्थी वॉलंटियर के रूप में और दूसरा जो इससे लाभ उठा सकते हैं बेनिफिशियरी के रूप में और तीसरा लोकल मैनेजर के रूप में जो ज़मीन पे बेनिफिशियरी को और वॉलंटियर को एक दूसरे से जोड़ सकें। ये इंट्रोडक्शन है वानप्रस्थ का, बाकी वेबसाइट दिया हुआ है वानप्रस्थ.com और वो हमारे सभी फ्लायर में और मैसेज जो भेजते हैं उसमें रहता है। बहुत सारे रिकॉर्डिंग जो है सब हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं और उसका लिंक हमारे वेबसाइट पे रहता है। हमारे तरफ से इतना ही है। अब हम जो स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो पहले राजेंद्र जी अगर आप अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर दें। सबको मेरा प्रणाम। मैं राजेंद्र पांडे, मैं बीएसएफ से आईजी पद पे रह करके रिटायर हुआ हूँ और अभी फिलहाल मैं झारखंड में हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने मेरी जो एक्सपीरियंस रही है वो 36 ईयर्स ऑलमोस्ट, जो 36 साल की सेवा हमने जो देश को दिया है उसमें तो काफ़ी विस्तार में चीज़ें हैं। मतलब संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा शिव कुमार जी ने बताया कि नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई जीवन जीता है तो जीवन में उसको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और यही एक वैल्यू है, मोरल वैल्यू, जिसको हर इंसान को बना के रखना होगा, तभी खुद को तरक्की कर सकते हैं, अपने परिवार का तरक्की कर सकते हैं और देश का तरक्की कर सकते हैं। जो बीएसएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके बारे में आप सभी जानते हैं
जो कि गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। राजेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा एक सेकंड के लिए, अभी इंट्रोडक्शन कर लीजिए, फिर आपको आप बताइएगा बीएसएफ के बारे में। जी। सतलाल तो जी। सतलाल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने को। ओ, तब तो ये मैं शुरू। सतलाल जी के बारे में बता देता हूँ जी। और उसके बाद उनको कोशिश करूंगा म्यूट करवाने की, वो कोई दिक्कत हो रही है उनको। तो एनीवे, सतलाल जी अभी राजेंद्र पांडे जी ने बताया, वो इंस्पेक्टर जनरल थे बीएसएफ में, और सतलाल जी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे सीआईएसएफ में। तो हमें बड़ी खुशी है कि दोनों सेवाओं के लोग सर्विसेज के हैं इसमें, और डिटेल में बताएंगे। सतलाल जी बहुत दिन तक, वो भी मेरे ख्याल से 30 से 35 साल तक तो रहे ही हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़्यादा रहे होंगे। और उनको सीआईएसएफ का बहुत ज्ञान है, बहुत जगहों पर भारत में काम किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से बहुत युवा लोग हैं यहाँ पर, गौरव देख रहा हूँ, प्रभात देख रहा हूँ, रोहित मिश्रा देख रहा हूँ, इस तरीके के लोग हैं। तो उनको बड़ा फायदा होगा इन दोनों के विचारों से, और कैसे इन सर्विसेज से जुड़े, यही इन्हें बताना है। तो सतलाल जी, अगर आप म्यूट कर सकें तो कीजिए, नहीं तो मैं फिर ऑफ करके अपने को कोशिश करूंगा आपसे। शिवकुमार जी इतना ही है, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो कर लेंगे हम धीरे धीरे। हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। ठीक है राजेंद्र जी, तो आप शुरू कीजिए। जी, मैं दोबारा आप सभी को प्रणाम बोलता हूँ, और खासकर जो आज का विषय है कि जो सर्विसेज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन बीएसएफ, उसके बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि बीएसएफ में जो मेन सर्विसेज हैं और एक सब्सिडियरी सर्विसेज हैं। तो मेन सर्विसेज जो है, अगर हम पिरामिड को देखें तो सबसे पहले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी आते हैं, और उसके साथ साथ कांस्टेबल ट्रेडमैन आते हैं। इनके लिए जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मैट्रिकुलेशन है, 10th पास, और उम्र का जो सीमा रखा गया है वो 18 से 23 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, और एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इस सेवा के लिए हर कैंडिडेट को रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और जो मेडिकल टेस्ट, ये क्वालिफाई करना पड़ता है। हर साल बीएसएफ की साइट्स हैं, उसके ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जिसको आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम, bsf.gov.in, और एक और साइट है जिसको बोलते हैं bsf.nic.in। इन दोनों साइट में टाइम टू टाइम इन सेवाओं के बारे में जानकारियां निकलती रहती हैं। इस साल का भी अभी निकलने वाला है 2021 का। तो आप अगर इस साइट को देखते रहेंगे तो आपको इसमें काफ़ी वैकेंसी भी होती है, और ये तकरीबन सारी सर्विसेज के लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की सेवाएं हैं उसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इसके बाद है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। इसके लिए भी 12th पास होना जरूरी है। पे स्केल अगर हम बताएं, इनके जो ग्रेड है वो ट्रेड्समैन के लिए है 21,700 से लेके 69,100 तक, और कांस्टेबल का भी जनरल ड्यूटी यही है। मैं बता रहा था हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इनका 25,500 से लेकर के 81,100 का स्केल है,
12वीं पास होना चाहिए और 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। रिटन टेस्ट इसमें 200 मार्क्स का होता है, जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल के सारे सवाल होते हैं। इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है हेड कांस्टेबल ऑपरेटर। ये हेड कांस्टेबल, मैकेनिक एंड ऑपरेटर एक कम्युनिकेशन फील्ड के होते हैं और जो फील्ड ड्यूटी से, जनरल ड्यूटी से थोड़ा रिलैक्स ड्यूटी माना जाता है इनको, टफ ड्यूटी नहीं माना जाता, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह का जो मापदंड है सब वही है। इसकी भी जो पे स्केल है वही है। क्वालिफिकेशन भी 12 पास विद साइंस ही होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा दी गई है इसमें। रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है बीएसएफ में, वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। जो ये सारी एग्जाम्स केवल ट्रेड्समैन को छोड़ करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती है, जो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। सारी सर्विसेज ये जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपकी वैकेंसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग दिया जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग अलग भरा जाता है। उसमें इंडिकेट करना पड़ता है कि किसके लिए आप एक क्वालिफाई करके सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी 12 पास होना चाहिए। इसकी आयु सीमा भी 18 से 25 वर्ष की है। ओबीसी, एससी, एसटी एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन निकलते रहता है। और इनके लिए जो मैंडेटरी है, टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 35 on computer in English and 30 WPM in Hindi और 35 in English। और उनको ये भी कंपलसरी है कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके लिए ही बताया गया। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है। इसका वे स्केल है 29,200 टू 92,300 का और 12 पास होना चाहिए। 18 साल से 25 साल की आयु सीमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिक्टेशन टेस्ट होता है 10 मिनट का एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और बेसिक नॉलेज तो मैंडेटरी है, जो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, जो कि डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर भी हम बोलते हैं। जनरल ड्यूटी कुछ तो प्रमोशन से होते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होते हैं, लेकिन जो मेन सब इंस्पेक्टर इनटेक है वो है डायरेक्ट एंट्री स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से। यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसको और इनका पे स्केल है 35,400 टू 1,12,400 और बैचलर डिग्री इसके लिए चाहिए, आर्ट्स हो या साइंस हो, और 20 से 25 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। रिटन एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस एंड जीके के 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव
200 मार्क्स के होते हैं। बाकी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम्स जो वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पिरामिड में जो बनता है वो डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट जो जनरल ड्यूटी में आते हैं, जो उनका भी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और इनकी जो पे स्केल है वो 56,100 टू 1,77,500। और इनके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जरूरी है कि ग्रेजुएट हो, बैचलर्स डिग्री उनके पास जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, और उम्र सीमा जो है 20 से 25 साल का होना चाहिए ओबीसी एससी एसटी का। और जो गाइडलाइन दिया हुआ है गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। इनके लिए रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स, पेपर 2 जो है फर्स्ट पेपर, एंड सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज एसेस कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स, फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी ये होते हैं, और 100 मीटर का रेस एंड 800 मीटर का रेस, लॉन्ग जंप वगैरह, ये सारी चीजें इनको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये तो जनरल मेन स्ट्रीम सर्विसेज हो गए, सेवाएं हो गए। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल में सब्सिडरी कैरियर्स हैं जो मेन स्ट्रीम को सहायता प्रदान करती हैं, जिसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। उसमें जेईई की वैकेंसी रहती है और एडवर्टाइजमेंट होता है, और उसको भी लोग ज्वाइन करते हैं। नर्सिंग सर्विसेज हैं, स्टाफ नर्स का है लेडीज के लिए, उसमें बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई होना चाहिए। एएसआई फार्मासिस्ट की भी है, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल स्टडीज होनी चाहिए। फिर एसएमओ जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, उसकी भी वैकेंसी रहती है, हर साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। जो तो एमबीबीएस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वेटनरी सर्विसेज हैं, जिसमें जीडीएमओ के अलावा वेटनरी ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो सब्सिडरी सर्विसेज हैं वो है वाटर विंग का, तो हेड कांस्टेबल वाटर विंग जो होते हैं, इंजन ड्राइवर, मैकेनिकल इंजीनियर, एसआई मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर तो मस्ट है। इसके अलावा एयरविंग सर्विसेज है, ये सब में एयरविंग इंडिपेंडेंट एयरविंग है। उसके लिए जो टेक्निकल स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ की वैकेंसी निकलते रहती है। फिर इसके अलावा लीगल सर्विसेज हैं, जो कि जैग जिसको बोलते हैं अदर पार्लेंस में, तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 बोला जाता है। इनकी चीफ लॉ ऑफिसर, तो इनके भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जो तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ है वो अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला करके टोटल सर्विसेज 14-15 के करीब हैं। और जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं इस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए, उनको तो एक दिमाग में ही बैठाना पड़ेगा कि सबसे मुश्किल काम है देश का सेवा करना, और देश के सेवा के लिहाज से वो अपने आप को शुरू से तैयार करें, और तैयार कर करके जितनी भी स्टडी फील्ड है और फिजिकल फील्ड है, तो दोनों के लिए अपने को सजग और सुदृढ़ बनाना होगा, और तब जा करके आपकी इच्छा इसमें पूर्ति होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। तिवारी जी, सतपाल जी बोल पाएंगे? अगर जब तक सतलाल जी नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन अगर है तो पूछिए। सतलाल जी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको थोड़े नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं मेरे मन में भी, बच्चों के मन में होंगे तो पूछे जा। पांडे जी ने बहुत ही अच्छा
बड़ा डिटेल वर्णन दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू पांडे जी, बहुत बहुत बहुत, बहुत डिटेल से आपने बताया, धन्यवाद बहुत बहुत। बच्चों को कोई भी सवाल हो या किसी को भी कोई सवाल हो? तो पांडे जी मेरा एक सवाल है, इसके पहले बच्चे बताएं तो मुझे जरा बताइए आप। एक समस्या ये होती है कि सारे लोग, हम लोग सोचते हैं कि एकदम से असिस्टेंट कमांडेंट में नौकरी हो जाएगी, और वो नहीं हो पाती। खासकर हम हमारे बच्चों का, हमारे गांव के लोगों का उतना एक्सपोजर नहीं होता। तो ये बताएं कि अगर छोटे रैंक से बड़े रैंक में किस तरीके से पदोन्नति होती है, जरा डिटेल उसके बारे में बताएं। अगर हम सिपाही में बहाल होते हैं तो क्या हम असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं? हम बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। किस तरीके से वो जरा बताएं डिटेल में। इसमें अगर कोई भी विद्यार्थी अगर सजग है और अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, तो पढ़ाई का जो क्षेत्र है वो तो बेसिक ग्रेजुएशन लेवल ही होता है। तो और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसको बनाए रखें। ऐसा नहीं कि एक बार सर्विस मिल गया किसी विद्यार्थी को एज ए कांस्टेबल या ट्रेड्समैन, जिसमें भी छोटे रैंक में मिला है। हम छोटा रैंक तो इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बुनियादी सेवाएं हैं जो पहले स्तंभ जिनको बोला जाता है, पहला स्तंभ, और यही मेन आधार है पिरामिड का। अगर ये अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो ये पूरी जो रूपरेखा है सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जो सेवा है वो बहुत ही अच्छा है, जो सिपाही का, जनरल ड्यूटी सिपाही की जो सेवा है। हाँ, लेकिन कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने ठान रखा है कि हमें आगे जनरल रैंक तक पहुंचना है, और लोग पहुंचे हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिपाही में आकर के और आईजी रैंक तक लोग पहुंचे हैं, रिटायर किए हैं एज आईजी। तो इसके लिए दो तीन बातें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि अपने आप को हम पढ़ाई से अलग ना रखें, पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहें, और फिजिकल फिटनेस हमेशा अपने आप को बना के रखें, क्योंकि एक सोल्जर के लिए एक फिटनेस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसको क्वालिफाई करना है। अब रही बात कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी, जो कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं साल में हर बार। जैसे जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री है, वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कभी भी किसी भी साल में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी हमारे समझ से जो मुझे याद आ रहा है, 35 साल से नीचे का ही आयु रखा गया है कि जब तक उनका एज उसके नीचे रहता है तो वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने का। और लोग होते हैं, मैं पीछे यूपीएससी का मेंबर था, इंटरव्यू लिया था, और उसमें करीब 350 लोगों का इंटरव्यू था, और जिसमें काफ़ी लोग क्वालिफाई किए थे। और उसमें वही लोग आए थे जिनको फील्ड में एज ए डिफरेंट रैंक, कांस्टेबल, एज ए सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर काम कर चुके थे। उसमें काफ़ी लोग डायरेक्ट ऑफिसर बने। तो अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए कांस्टेबल है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है सब इंस्पेक्टर बनने की, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। बाकी प्रमोशनल जो गाइडलाइंस हैं, वो तो अगर कांस्टेबल है तो आप तो 10 इयर्स उसको हेड कांस्टेबल की सैलरी जो ग्रेड है वो मिल जाता है, बेशक रैंक ना मिले, बिकॉज दैट उसके आधार पे उसकी वैकेंसी होगी तभी रैंक मिलेगा, बट सैलरी जो है, ग्रेड जो है वो मिल जाता है। उसी तरह से 20 इयर्स सर्विस होने के बाद सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ग्रेड मिलता है, बनते हैं एज पर द वैकेंसी। अब रही बात बीच में उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, तो वही जो दो बातें हैं कि आप हमेशा सजग रहें और एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, और एक लक्ष्य बना लें कि हमें अधिकारी बनना है, तो बन जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कहीं भी। धन्यवाद।
और किसी का कोई सवाल है? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ रोहित बोलो। सर, अगर मैं कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हूँ, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन एसएसबी में हो सकता है? मतलब ये बोल रहा। आवाज फट रही है, थोड़ा दूर रख के आप मोबाइल को बात करें आप। जी जी सर। सर जैसे कि मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ कोई, तब क्या मेरा सिलेक्शन एसएसबी में हो सकता है? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स का तो कहीं जरूरी नहीं है। आपका जी फिजिकल स्टैंडर्ड सही रहना चाहिए। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपका इफिशिएंसी टेस्ट, जैसे दौड़ है, जी फिजिकल सर। इफिशिएंसी का मतलब आपकी शारीरिक क्षमता का, उस शारीरिक क्षमता जो एक ले डाउन किया हुआ है सरकार ने, उतना आपके अंदर होना चाहिए। मान लीजिए दौड़ है 2 माइल रेस, अगर मान लीजिए दौड़ना है तो दौड़ना है, आपका जो समय दिया हुआ है उसमें दौड़ना है। आप जी जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें सब गाइडलाइन दिया जाता है कि कितने मिनट में आपको जंप मारना है, कितने मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है, कितना जंप मारना है, कितना हाई जंप मारना है, ये सारी चीजें रहता है। तो ये इफिशियंसी आपकी शारीरिक क्षमता के बारे में है। आप खेलें ना खेलें इससे कोई मतलब नहीं है। जी सर। स्पोर्ट्स की वैकेंसी अलग होती है, तो स्पोर्ट्स का कोटा अलग होता है, जो कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का जो प्लेयर होते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती है, तो उसका सिलेक्शन अलग है और बड़ी लिमिटेड होता है वो। लेकिन ये जो जनरल ड्यूटी के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसमें क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता और जो मेडिकल जो टेस्ट है वो, उसमें आप मान लीजिए आपकी आई साइट वीक है, मान लीजिए आप आपके घुटने दोनों टच करते हैं, आप उसमें सावधान पोजीशन में, आप जो बाजू जो है वो सीधी नहीं होती है, वो एल्बो जिसको कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, तो वो कहीं ना कहीं, या आपकी चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है, तो ये सब बातें जो हैं वो अगर कमी है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पोर्ट्स में अगर खेल नहीं पाते हैं या नहीं खेलते हैं, तो ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। और एनी क्वेश्चन? रोहित, चलो रोहित सुनाई दे रहा सतलाल है जी आपको? प्रणाम, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। अभी तिवारी जी ने कहा आपको कॉल करने के लिए। हेलो हाँ, तो अभी रोहित, आप में ये नहीं सुन पा कनेक्ट रहे हो हैं गए रोहित। हैं, तो आप फिर से रिकनेक्ट कीजिएगा ना, तो उसमें बटन कोई और दबाइएगा कोई आप सवाल पूछना चाहता बैक है तो वाला, पूछ सकते हैं। तो आप कीजिए कोशिश, देखिए होता है या नहीं। तो पांडे जी, ये एक आम समस्या हम लोगों के साथ होती है। ये हम आप जब उस पिछले लिंक 8 पे महीने क्लिक से, जैसा कीजिएगा बताया तो शिव जब कुमार जी ने, कनेक्ट हम हो कर रहे हैं, जाइएगा, लेकिन हर तो उसके सैटरडे बाद को स्क्रीन से इसी वक्त हम नीचे लोग में करते हैं। एक ऐसे अंगुली और से एक लगाइए समस्या ये तो होती है कि 3 गांव बटन में आएगा। इंटरनेट की कमी है, तो तो उसके जो चलते 3 बटन आएगा ये उसमें हो एक नहीं पे पाता। माइक का फोटो और रहेगा, कभी माइक वाला, कभी तो तो ऐसा उसको होता क्लिक है कर कि दीजिएगा तो वो 2-3 लोग एक ही हट फोन पर जाएगा, रहते वो हैं, क्योंकि जो सारे नीला बच्चे कवर उसका होता है वो फायदा कवर उठाना नहीं चाहते रहेगा, हैं। तो खाली इसलिए हो माफी जाएगा, चाहता हूँ, तो आप बात कर वो सकते सब होगा। बाकी किसी को गौरव है यहाँ पर, हैं। आप ट्राई कीजिए एक अगर बार, आप अगर लोगों को हो जाए कोई तो अच्छी सवाल हो, बात या है। दूसरे लोगों को भी यही समय है कुछ जानने का, क्योंकि आप लोग भी जाकर दूसरे बच्चों को बता सकते हैं। तो इसका फायदा ये है ओह, कि तब अगर फोन आपको की पता गड़बड़ी रहेगा तो कुछ है, दूसरे तब जो तो फिर कुछ पूछेंगे नहीं आप हो उनको सकता। बता सकते हैं, तो या फोन फिर को से आपको हमको बताइए रीस्टार्ट तो हम करना फिर से पड़ेगा, ऐसा सेमिनार रख सकते हैं। और रीस्टार्ट करने के लिए जो बटन है पावर वाला उसको थोड़ा देर दबाइएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, फिर हल्का सा दबाइएगा तो शुरू होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी चूंकि नहीं हो पा रहा, तो ये सेशन फिर से करना पड़ेगा अपने को। तो पांडे जी, मेरा एक सवाल और है, हेलो, जो जी। कि शायद दूसरे डिस्कनेक्ट हो लोगों गए को आप। अच्छा लगे। जरा अपना वीडियो ऑन कीजिए तो मैं आपका चेहरा तो देखूं। एक सवाल ये है कि एक सवाल आपका ये वीडियो है, ऑफ है, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, अभी अब मैंने ऑन कर लिया। हम समझे कि इसके अंदर प्रोटोकॉल में है कि जो बोलेगा वीडियो ऑफ करें। नहीं, प्रोटोकॉल केवल ये है कि नेटवर्क की सुविधा के लिए हम लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, और कोई बात अच्छा, नहीं। हाँ, तो हमारी ये सवाल था कि कई लोगों ने पूछा है मुझसे कि भाई आप केवल लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात नहीं करते।
तो मुझे हाँ, ये मेरे बताएं ध्यान में भी सवाल कि ही था, मेरे दिमाग जी में ये बात था, मैं जी बताना भी चाह रहा था, जी लेकिन मैं सोचा कि कोई अगर लड़की अगर कोई सवाल बीच में करेगी तो चलिए, लड़की ने सवाल नहीं किया, आप ही ने कर दिया, कोई बात जी, नहीं। बच्चे नहीं हैं, हमें लड़की समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, आपके और हमारे संबंध ऐसे हैं कि आप समझ सकते हैं। जी जी जी। तो बताएं कि किस 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 सर्विसेज में बीएसएफ के अंदर या सीआईएसएफ के अंदर लड़कियां जा सकती हैं और कैसे आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, ये तमाम सर्विसेज जो हमने गिनाए हैं उसमें महिलाओं की 33% सीटें रिजर्व हैं। अरे वाह। और भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसके लिए जो अध्यादेश जारी किया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं कि जितने भी सर्विसेज हैं, इवन अभी तो ये चीज़ें आर्मी भी एक्सेप्ट की है, आर्मी में भी सर्विसेज उनके लिए रिजर्व रखा गया है। और बाकी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इनटेक अभी तक परसेंटेज के अनुसार जो एक निर्धारित किया हुआ है भारत सरकार ने, उसमें मुझे लगता है कि केंद्रीय औद्योगिक बल जो है वो सबसे आगे है। उसके बाद फिर सीआरपीएफ जो है, उसके बाद बीएसएफ आती है, एसएसबी वगैरह आती है। तो सेवाएं काफ़ी महिलाओं को मिलने लग गया है। और हर एक क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कंधे से कंधे मिला के लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। कहीं भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देते हैं। मैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा हूँ और वहाँ देखा कि कोई भी जो टीम होती थी उसमें लड़कियां बहुत ही गर्व महसूस करती थी उस टीम को लीड करने के लिए। और इवन ट्रैक के ऊपर भी, क्रॉस कंट्री में भी, जहाँ पे भी इस तरह का फिजिकल फिटनेस एंड स्टैंडर्ड की दिखाने की जरूरत होती थी, वहाँ लड़कियाँ एकदम आगे रहती थी और गाइड के रूप में चलती थी। तो ये सब चीज़ें देख करके लगा कि भारत सरकार ने बहुत ही सही निर्णय लिया। और खासकर ये निर्णय प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में ही हुआ है, माननीय मोदी जी के। और ये सारी बातें जो है जिसको लड़कियों के पास अभी उस तरह का गाँव में, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की जागरूकता नहीं है, ये जागरूकता आपके माध्यम से अगर फैल जाता है, थोड़ा सा भी अगर उनको इसके बारे में ज्ञान होता है, तो बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप इस पे और भी आगे काम करें ताकि लोग जुड़े, लड़कियां जुड़े, महिलाएं जुड़े, तो उनको इसके बारे में जानकारी हो और इसके बारे में इसका फायदा उठा सकें। जी। राजेंद्र पंडित जी जी बहुत अच्छा। तिवारी जी, सतलाल जी का अनम्यूट हो गया है, अब जरा उन अगर हाँ 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 हाँ, सही बात है। तो सतलाल जी आप सुन रहे थे, ये तो मुझे पता था। आप कुछ कहना चाहेंगे? पांडे जी ने जो भी कहा है उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? नमस्कार सभी गणों को। राजेंद्र जी ने जो कुछ डिटेल में बताया है रिक्रूटमेंट के बारे में, बहुत अच्छा बताया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। उसी तरीके से सीआईएसएफ में भी रिक्रूटमेंट होते हैं, कई फील्ड में हैं। और जो बच्चे, एक सवाल आया था जिसमें कहा था कि एक कांस्टेबल क्या असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता है? आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? जी, पूरी आवाज आ रही, ठीक से आ रही है, आप बताइए। जी। तो उसमें ऐसा है ना कि इसमें तो यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, और वो एग्ज़ाम अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके हिसाब से उनको एलाइड सर्विसेज में काम मिलता है। तो एलाइड सर्विस में ऑप्शन होता है कि सीएसएफ में आना है क्या उनको, या किसी और एलाइड सर्विसेज में जाना है। तो उसमें फिजिकल फिटनेस नहीं देखी जाती है। वो जब सीएसएफ ज्वाइन कर लेंगे तो उनको नॉर्मल पीटी परेड वगैरह जो कुछ है उस फिजिकल फिटनेस में ले आते हैं। तो मैंडेटरी नहीं है कि फिजिकल फिटनेस रहे तभी वो असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता है। वो यूपीएससी के माध्यम से एलाइड सर्विसेज में आ सकता है।
और सीएसएफ में इस तरह से हमारे पास बहुत एक ग्रुप बिहार से 40 लड़कों का ग्रुप था जो कि आईपीएस के लिए तैयारी किए थे और एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन वो 0.5% के हिसाब से भी थोड़ा लोअर हो गए। तो जो अपर साइड के परसेंटेज के लोग थे उनका सिलेक्शन हो गया। तो इनको कहा गया कि आप क्या एलाइड सर्विसेज में जाना चाहते हो, जो कि सेकेंडरी सर्विसेज कहलाती है। तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं ठीक, हम यूनिफॉर्म उसमें जाएंगे और सीआईएसएफ में हम जाएंगे। और सीआईएसएफ में आने के बाद उनको 5 साल की छूट मिली थी कि आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हो, दोबारा फिर एग्ज़ाम दे सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए लीव सैंक्शन हो सकती है और आप दोबारा एग्जामिन दे करके अगर आप परसेंटेज ले आ सकते हैं तो आपको जो यूपीएससी की सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग असिस्टेंट कमांडेंट में ही रह गए और वो सीआईएसएफ में बहुत अच्छे से चल रहे हैं और अभी कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था, शायद तो हमारे ख्याल से सीआईएसएफ की तरफ से तो ये जवाब हो सकता है। मेरा एक सवाल है आप दोनों के लिए कि अगर आप कैरियर लाइफ के बारे में थोड़ा बता दें तो जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा फायदा होगा। जैसे बीएसएफ का कैरियर लाइफ क्या होता है, फील्ड पोस्टिंग क्या हुआ, फील्ड पोस्टिंग के अलावा क्या पोस्टिंग होता है, उसी तरह सीआईएसएफ का कहाँ कहाँ ड्यूटी लगता है, एक मैंने सीआईएसएफ व्यक्ति के लिए जीवन में एक दिन कैसा होता है, इस तरह करके कुछ अगर मैं बताऊं? जी बताइए ना। अच्छा, सीआईएसएफ में जो भी रैंक में वो आता है, कुछ रैंक ऐसे हैं जो जिसमें डायरेक्ट भर्ती होती है। जैसे कांस्टेबल में डायरेक्ट भर्ती होती है, आजकल हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती होने लगी है। उसमें अलग अलग वो हैं, जैसे फायर का सर्विसेज भी हैं और इसमें जीडी जनरल ड्यूटी की भी सर्विसेज भी हैं। और इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट भर्ती होती है। इंस्पेक्टर तक रैंक प्रमोटी होते हैं वो सब इंस्पेक्टर के बाद, और इंस्पेक्टर के बाद डायरेक्ट भर्ती होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो ये तो डायरेक्ट भर्ती हो गई। अगर कोई अपना जो सीआईएसएफ में आता है तो थोड़ा सा मालूम होगा कि सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ लगती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में आता है, जैसे सभी और एलाइड सर्विसेज की हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर उनको काम करना पड़ता है। लेकिन सीआईएसएफ में ये किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या इंस्टॉलेशंस में या ऑफिसेज में, गवर्नमेंट की जितने भी ये संस्थान होते हैं उनमें शुरुआत में इनको दिया जाता था ड्यूटी की जगह, और ड्यूटी होती थी 8 घंटे या फिर शॉर्टेज होने की वजह से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो हर 12 घंटे में चेंज हो जाता है, तो रात और दिन की ड्यूटी होती है। तो अगर फायर में है तो फायर में 3 प्रकार की ड्यूटी 8-8 घंटे की होती रहती है, और वो उसमें फायर की सर्विसेज और फायर की ट्रेनिंग भी मिलती वगैरह सब कुछ है। तो इस तरह से जो सीआईएसएफ की ड्यूटी है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही होती है, जहाँ पर इंस्टॉलेशंस होते हैं उसमें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। और इस सुरक्षा ज़्यादातर गार्डिंग की होती है। गार्डिंग का मतलब उनका सुरक्षा, उनके इंस्टॉलेशन की सुरक्षा, चाहे आतंकवादियों से हो, चाहे इंटरनल लोगों से हो, चोरी चमारी हो, उसको पकड़ना, ये सब उनकी ड्यूटी होती है। और रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटी, पब्लिक को भी, डिपार्टमेंटल लोगों को भी, गाड़ियों को भी, इस तरह से उनको सबको रेगुलेट करते हैं विद इन पेरीमीटर वॉल। और इसमें इनके पास पावर ऑफ अरेस्ट एंड पावर ऑफ सर्च विदाउट वारंट का एक बहुत ही बड़ा परमिशन है, एक्ट है, जिसके तहत उनको काम करना होता है। और ये अगर रीज़न टू बिलीव ये रहता है कि प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की प्रॉपर्टी जहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किसी भी जगह भारत के किसी भी कोने में अगर है तो इनको अधिकार है कि विदाउट वारंट दे कैन सर्च इट, दे कैन अरेस्ट ऑल्सो, दे कैन सीज ऑल्सो।
तो ये बहुत बड़ी पावर है उन लोगों को जो ड्यूटी पर रहते हैं उनको। तो इस तरह से ड्यूटी है और काफ़ी मेहनत की ड्यूटी होती है। और उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनिंग का पार्ट है वो ट्रेनिंग बराबर होता रहता है। प्रमोशनल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है 3 महीने की, 6 महीने की, और ट्रेनिंग पास करने के बाद उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो अगर ट्रेनिंग पास नहीं किया तो प्रमोशन में ज़रा सा उनको रुकावट होती है। चांस मिलता है, 2 बार 3 बार चांस मिलता रहता है, तो वो अपने आप को तैयारी करते हैं। और जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया था कि आजकल तो आईटी का मामला चलता है, आईटी प्रोफेशनल होना चाहिए, तो कांस्टेबल लेवल के लोगों को भी कंप्यूटर वगैरह की जानकारी होनी ज़रूरी हो जाती है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वो जानकारी रखते हैं तो उनको प्रमोशनल एवेन्यूज़ मिल सकती है अच्छे से अच्छे। उसमें वो क्लर्कल स्टाफ में भी जा सकते हैं और साथ में जीडी में भी जा सकते हैं, जो कि जनरल ड्यूटी में होते तो रैंक प्रमोशन होने में सुविधा होती है। तो ये इस तरह से है, उनकी ड्यूटीज़ भी उसी तरह से चलती हैं। तो सीएसएफ के बारे में तो ये। बाकी कांस्टेबल में भी डायरेक्ट भर्ती है, हेड कांस्टेबल में भी डायरेक्ट भर्ती होती है आजकल। तो ये प्रोविजंस हो गए हैं। और ड्यूटीज़ के बारे में तो सभी को पता है लगभग, ये सब जो होता है। और जो रिक्रूटमेंट होता है कांस्टेबल में, वो उनको फिजिकल फिटनेस के लिए आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले होता था कि 5 फिजिकल स्टैंडर्ड होते थे, उसको पार करना होता था, जैसे कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रेस है, ये सब चीज़ों को करना होता था। लेकिन अब जो है तो थोड़ा उसमें चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय होता था। और ये पूरा रिक्रूटमेंट जो है तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है, जो कंबाइंड होता है। और इसमें रेस मैंडेटरी है। उनको 10 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की ऐसी रेस करनी पड़ती है वो उसको। और रेस में भी जो परफॉर्मेंस अच्छा देता है उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, और जो टाइम फ्रेम के अंदर आता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस अच्छा देता है और उसका टाइम शेड्यूल बहुत फास्ट रहा है और नंबर 1 पे आ गया है, तो उसको 2, 3, 5 तक नंबर एक्स्ट्रा में दिया जाता है। तो इस तरह करके है, फेजेस में है, तो उससे वो है। और साथ में अगर वो कंप्यूटर में जैसे है, तो अगर 35 वर्ड पर मिनट ले आता है टाइपिंग में, तो वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, क्लर्कल स्टाफ की पोस्ट के लिए सुटेबल होता है। जब भी डायरेक्ट भर्ती होती है सब इंस्पेक्टर या एएसआई क्लर्क की, तो उसमें वो जा सकता है डायरेक्ट। और जो इस तरह से थोड़ा प्रोग्राम बनाएंगे अपना सीएसएफ में, तो एक कांस्टेबल जो पढ़ा लिखा कांस्टेबल है और शारीरिक तौर से सक्षम है, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकता है, और हर 4 साल में प्रमोशन हो जाएगा उसका। और प्रमोशन के अलावा अगर वो जंप करना चाहता है तो एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम 35 साल तक के अंदर अंदर देते हुए आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से प्रोविजंस हैं इसमें सीएसएफ में। तो तो ये सो सतलाल जी या राजेंद्र जी, अब सीएसएफ में तो मेरे ख्याल से सभी पोस्टिंग फैमिली पोस्टिंग होता होगा, सबको फैमिली क्वार्टर मिलता है या कहीं कहीं नहीं मिलता है? सीएसएफ में 45% फैमिली क्वार्टर्स रहते हैं, और बाकी 55% बैचलर रहना होता है। तो अभी आजकल क्या है ना कि अगर किसी अंडरटेकिंग में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अंडरटेकिंग में फैसिलिटीज़ रहती है और क्वार्टर्स मिलते हैं, तो वो परसेंटेज को नहीं देखते, अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि एबिलिटी है तो मिल जाता है और ज़्यादा। लेकिन फैमिली रख सकते हैं, 50% तो हर जगह फैमिली रखते हैं और उसके साथ ही मूव करते हैं। तो जिसको 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 फैमिली क्वार्टर नहीं मिलता उसको क्या होता है, एचआरए होता है, जो भी होता है? एचआरए होता है, आउट लिविंग परमिशन मिल जाता है उसको, तो वो यूनिट से अलग जाकर फैमिली के साथ रह सकता है।
और पढ़ाई के लिए सेंट्रल स्कूल। और बच्चों को ये है कि उनको फैसिलिटीज मिलती है, चाहे कहीं भी जाएं। सेंट्रल स्कूल में जो भर्ती हो जाता है बच्चा, तो जहां भी जाएगा वहां सेंट्रल स्कूल होता है, तो ट्रांसफर हो जाता है वहां। तो सेंट्रल स्कूल में भर्ती बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। प्रणाम सतलाल जी और राजेंद्र जी। तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं, हम दो चीज कर रहे थे। एक तो गौरव कुछ पूछना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है, तो उनको पूछने दिया जाए। और उसके बाद मैं सतलाल जी से पूछूंगा ये कि गौरव के पूछने के बाद कि जो इंस्टॉलेशंस की बात आप कर रहे हैं वो कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे, तो जरा बताइए वो इंस्टॉलेशंस कौन कौन है जहां आपने सुरक्षा प्रदान की है, जैसे आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई, वो थोड़ा बता दीजिएगा। जो शिव कुमार जी ने पूछा था उसका उद्देश्य यही था कि थोड़ा पता चले कि कहाँ कहाँ नौकरियां होती हैं और किस तरीके से सुबह से शाम तक लोगों को काम करना होता है। तो वो बाद में, पहले गौरव का सवाल। गौरव जी। यस सर, सबको मेरा प्रणाम। हाँ। सर मेरा एक सवाल था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पूछो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर एक साल भर्ती लेती है कांस्टेबल के पोस्ट पे, जिसके अंडर में CF, PF, NIA, SSF, असम राइफल और इत्यादि पोस्ट आते हैं। तो उसमें सबका एग्ज़ाम कॉमन होता है, या वो रिटन एग्ज़ाम हो या फिजिकल। तो उसमें जैसे हमको NIA में जाना हो या CISF में जाना हो, तो उसमें कैसे, उसका क्या प्रोसेस होता है? उसमें क्या उसमें पोस्ट का प्रेफरेंस दिया जाता है कि फॉर्म फिलअप करते समय गौरव तुम ये पूछ रहे हो कि सारे कंबाइंड एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें अगर हमको चुनना हो CISF या दूसरे सब सर्विसेज तो कैसे चुने, ये पूछ रहे हो? यस सर, मतलब उसमें कैसे उसका सिलेक्शन होता है? जैसे एग्जाम तो रिटन एग्जाम में या फिजिकल एग्जाम में तुम्हारी आवाज थोड़ा आवाज कट कट रही रहा- है। हाँ, समझ में आ गया मेरे ख्याल से सवाल सबको। तुम अपने को म्यूट कर लो, जरा देखो आवाज ठीक आएगी तो लोग बता पाएंगे। राजेंद्र जी या सतलाल जी? राजेंद्र जी बताएं तो हमारे ख्याल से बेहतर जानते होंगे। आपका प्रश्न क्या था, दोबारा प्रश्न रिपीट था करें। ये कि कंबाइंड एग्जामिनेशंस आजकल हो रहे हैं बच्चों के इन सर्विसेज में, तो किस तरीके से कंबाइंड एग्जाम दे के एक पर्टिकुलर सर्विस सेलेक्ट करें या 2-3 सर्विसेज सेलेक्ट करें जिसमें हमारी इच्छा है जाने की, वो किस तरीके से वो सिलेक्शन हम कर सकें, अगर आप में से किसी को भी पता हो ये। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम्स के जो और ट्रेनिंग के जो सोल्जर्स मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो 80% कॉमन है सब सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे फोर्सेज में 80% ऑफ द सोल्जर मेकिंग जो ट्रेनिंग है वो एक ही रहता है हर एक, चाहे वो भी BSF, CRPF, SSB, ITBP, CISF, असम राइफल। और उसमें जो 20% है वो स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब ये है कि उसके अंदर चॉइस देने वाली बात कि चॉइस में नंबर 1 जो देते हैं वो CISF के लिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज CISF तो आपको पता ही है कि कॉम्परेटिवली आराम वाली नौकरी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली एनिमी से अगर फाइट करना है, एनिमी से अगर करना है, जूझना है, तो वो तो उसके लिए सीमा सुरक्षा बल है जो कि सीमाओं पे तैनात रहती है। और ग्लैमरस एंड एडवेंचरस ड्यूटी है, चाहे हाई एल्टी की है, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, फिर हार्ड एरिया राजस्थान का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का रिवराइन बेल्ट है, फिर नक्सल एरिया है। तो इस तरह के जितने भी टफ जोन्स हैं जो कि हर महीने में, चाहे पेंडेमिक जोन नॉर्थ ईस्ट का हो, मलेरिया प्रॉन एरिया हो, होस्टाइल एरिया JNK का हो, तो इस तरह के एरिया में तो BSF की
डिप्लॉयमेंट होती है जहाँ पे प्रेफरेंस अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो लोग कम जाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस संबंध में एक दो बातें बताना चाहूँगा कि जो शुरुआती दौर था बीएसएफ की स्थापना और उसके बाद इसके जेनेसिस के बारे में सबको पता होगा कि कैसे सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ 1 दिसंबर 1965 को। उसके पीछे 2-3 लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ, उसके पहले चाइना के साथ, तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक केंद्रीय बल की जरूरत महसूस की गई थी और फिर इसकी स्थापना। अदरवाइज इसके पहले क्षेत्रीय जो राज्य के पुलिस बल होते थे वही सीमा की रक्षा करते थे। जब सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ तो तमाम बॉर्डर एरिया उस तरह से विकसित नहीं थे जिस तरह से आज हैं। अगर कॉम्परेटिवली आप देखें तो आज के डेट में हर एक पोस्ट के ऊपर हमारी जवानों को रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। फर्स्ट क्लास उनको बैरक्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, इवन कई इलाके में तो फैमिलीज की भी परमिशन की बातें चल रही हैं। हाँ, इसके अलावा जो बटालियन हेडक्वार्टर्स जो कि नियर बाई ही होती है वहाँ पे फैमिली अकोमोडेशंस होते हैं जो कि 40-60% के रेशियो में मुहैया कराया जाता है। 40% लोग जो है फैमिली रखते हैं और 10 by 10 वहाँ मिलता है, प्रॉपर बिल्डअप एकोमोडेशन होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने हर एक राज्य के राजधानी में KLP मतलब जो हर एक बटालियन के लिए लोकेशंस मुकर्रर किया है, तो उसमें भी फैमिली अकोमोडेशन बनाए जा रहे हैं। तो रहने के लिहाज से कहीं भी BSF के जवानों को और उनकी फैमिली को तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। और मेडिकल जो सुरक्षा है वो भी प्रॉपर है, हर जगह है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फर्स्ट क्लास है। और सेवाएं जहाँ तक है, प्रारंभिक सेवा जो फील्ड सेवा जिसको कहते हैं वो बॉर्डर के ऊपर ही होना है। तो और साल में जो छुट्टियां होती हैं उससे लोग घर में जाते हैं और अपनी फैमिली भी लोग रखते हैं। जो शादीशुदा हैं वो बटालियन हेडक्वार्टर्स में फैमिली रखते हैं। कुछ आकस्मिक सेवाएं भी होती हैं जो कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जब यूनिट्स जाती है, कंपनियां डिप्लॉय होती हैं, तो उसके लिए तो जो हालात बनता है जहां भी जैसे भी, तो उस तरह से सरकार की जो आवश्यकता होती है गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो आकस्मिक सेवाएं के लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो फील्ड सर्विस, पीस सर्विस करके खासकर सीमा सुरक्षा बल में मुकर्रर किया हुआ है। जो टफ एरिया, एक्सट्रीम हार्ड एरिया जिसको कहते हैं, हार्ड एरिया और पीस एरिया, तो उस तरह से टेन्योर भी मुकर्रर किया हुआ है। और वो जो भी नफरी है, कॉम्पैक्ट बटालियन की ही नफरी होती है और वो बटालियन के साथ ही मूव करती है। और वो कहीं भी वो चेंजेस ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए किसी और इसमें, मतलब ये कंपोजिट स्कीम है टोटल। और रही बात प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस अगर इनिशियल स्टेज में हर कोई देता है कि जो आराम वाली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस प्रेफरेंस के अनुसार उनको सेवाएं मिलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वैकेंसी जैसे रहती है, मान लीजिए मैक्सिमम वैकेंसी CRPF में सबसे लार्जेस्ट फोर्स है, तो उसमें जाते हैं तो नेचुरली जितने भी सिलेक्शन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह अच्छा है और सारी रिटर्न वगैरह इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तो CISF केंद्रीय रिजर्व पुलिस में जाएंगे, CISF में जाएंगे, लोग प्रेफरेंस देते हैं। सीमा सुरक्षा बल में भी अभी अच्छा जो ग्लैमर, स्पोर्ट्स और एडवेंचर को जो जीना चाहते हैं वो प्रेफर करते हैं BSF को, क्योंकि BSF का जो लाइफ है वो काफ़ी ग्लैमरस है और एडवेंचरस है और हमेशा कुछ न कुछ चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में।
तो लोग बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स काफी कांस्टेबल लेवल में भी आए हैं जो कि सेवा दे रहे हैं देश को। और इनिशियली जरूर जो बच्चे गांव से आते हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ा आराम का सर्विस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यूनिफॉर्म पहनने का एक बार आपने ठाना है, तो यूनिफॉर्म में जब तक चैलेंज नहीं है, ग्लैमर नहीं है, चेंजेस नहीं है, तो फिर वो मजा नहीं आता। क्योंकि मैंने देखा है 36 साल की सर्विस में कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म पहना है तो उसका एक जो प्रतिष्ठा है देश की रक्षा के लिए वो बना के रखना है। और वही उद्देश्य से आपको यूनिफॉर्म पहनने की सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी आपका लक है, अगर मिल जाता है एडवेंचरस लाइफ की सर्विस तो उसको बखूबी खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, और अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस मिलता है उसको भी बखूबी आप एक्सेप्ट करें। और हमेशा जीवन में अपने को ऊंचा ले जाने का कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, बस उसको पकड़ना है, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है और आगे निकलना है। धन्यवाद, थैंक यू। पांडे जी बहुत अच्छा बताया आपने। मैं जरा गौरव के सवाल को समझना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि जवाब उसको मिला या नहीं। गौरव, आप पूछ रहे थे कि आजकल जो कंबाइंड टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में ही आपको चुनना होता है क्या कि किस सर्विस में जाएंगे, यही आप पूछ रहे थे? ये तो क्या कंबाइंड टेस्ट होते हैं और कौन कौन से सिलेक्शन का चांस होता है, मतलब किस किस सर्विस के लिए कंबाइंड टेस्ट होते हैं? गौरव, गौरव, सतलाल, हाँ हाँ जी। गौरव बोलो। अच्छा सतलाल जी आप बताएं, वो समझ रहे हैं ना वो क्या पूछ रहे हैं? गौरव हाँ, हमारे अभी हमारे जाने ख्याल से पूछ रहे हैं, जी उनको हाँ। इम्तिहान देना होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि हम जब इम्तिहान देंगे तो कैसे सिलेक्ट करें एक प्रॉपर सर्विस। मैं सीएसएफ के बारे में बता सकता हूँ। जैसे कांस्टेबल में कंबाइंड सर्विस है, कंबाइंड टेस्ट है, एग्जाम्स है। तो उसमें जैसे सब कांस्टेबल में भी होता है, सब इंस्पेक्टर में भी होता है। तो वो जो नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पहले पार करना होता है। एक इंडिविजुअल को क्या स्टैंडर्ड में रखा गया है, जैसे हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीज़ों को अगर उसमें पास हो जाता है तो उसके फिर फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में मेन है दौड़ना, जो कि 10 किलोमीटर की दौड़ होती है। टाइम से हो गया तो ठीक है, टाइम से नहीं आता तो वो एलिमिनेट हो जाता है, और टाइम से बिफोर आ जाता है तो उसको प्लस पॉइंट मिलते हैं। और मान लीजिए कि सारी चीज़ों से ये फिजिकल टेस्ट और भी टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है जिसमें कि ऐसे वगैरह लिखने को मिलता है। अगर टाइप जानते हैं तो टाइप बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो सेलेक्टेड लोग होते हैं इंटरव्यू में आते हैं तो वो तो कंबाइंड होकर के आए हुए हैं, जो सभी फोर्सेस के लिए हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम, ये सभी फोर्सेस के लिए होते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हो। तो लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि मैं सीएसएफ में जाना चाहता हूँ, और उनका जवाब भी यही रहता है कि वहाँ पर ज़रा सा कंफर्टेबल सर्विस है। क्योंकि अंडरटेकिंग, हम जो आपने पूछा था एक सवाल कि अंडरटेकिंग से क्या मतलब हुआ, क्यों लोगों को नहीं समझ में आता अंडरटेकिंग क्या होता है। गवर्नमेंट ने तरह तरह के कारखाने खोल रखे हैं। स्टील का कारखाना, खदान है जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज है, माइंस है बहुत सारे, नोट बनने का है या केमिकल बनने का है। तो इस तरह के अलग अलग कारखाने खोले हुए हैं, उनको अंडरटेकिंग बोला जाता है। वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। तो उसमें ही सीएसएफ को लगाया जाता है, सीएसएफ देखती है उसको।
पहले एक्सक्लूसिवली जो है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं में लगाया जाता था। अब जो है तो सीएसएफ और जगहों पर भी लगने लगे हैं, जैसे बिल्डिंग है, बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसमें लग जाता तो आउटसाइड में होता है। जैसे अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली के पूरे सभी बिल्डिंगों में लगा हुआ है सीएसएफ। तो इस तरह के भी अब देना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा अभी और भी इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है कि अगर कोई चाहता है कि उसको सीएसएफ की सर्विसेज मिले, तो जैसे अंबानी ग्रुप के कुछ ये है रिफाइनरीज हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हमको सीएसएफ की टुकड़ी चाहिए, तो उनको सीएसएफ की टुकड़ी भी मिली है। इसी तरीके से कुछ आईटी कंपनी की बेंगलोर की थी, उन्होंने भी मांगा था तो सीएसएफ को दिया गया। इसके अलावा कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जो फैक्ट्री डेवलप करती है और बनाती है, जैसे बिजली घर कोई बनाया है, कोई पावर प्लांट बनाया हुआ है, वह काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो वहाँ के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो वहाँ भी उनको दिया जा सकता है। तो सारा जो नॉर्मल सिस्टम है गवर्नमेंट का वो आपस में डिस्कस करते हैं, अगर है तो वहाँ भी जाते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, बहुत ही कम जगहों पर गया हुआ है। एयरपोर्ट है जितनी, तो जैसे ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाता है पूरा एयर इंडिया का एयर गवर्नमेंट, तो उसमें भी सीएसएफ के हर एयरपोर्ट पर सीएसएफ है सभी जगहों पर। तो इस तरह से इनकी ड्यूटी एक अंडरटेकिंग में, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट ओन बाय द अंडरटेकिंग, इसमें ही ड्यूटी लगती है। और उनमें फिर वो जो वहाँ की सिक्योरिटी है और जो सेंसिटिव एरियाज हैं और बहुत ही इंटेलिजेंस वर्क भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कमांडो भी होते हैं, इंटेलिजेंस वर्क भी होते हैं, और साथ में डॉग स्क्वाड भी होता है, क्विक रिएक्शन टीम भी होती है, मतलब वेरियस टाइप के ड्यूटीज़ हो जाती हैं। तो चाहे वो आतंकवाद हो, उनसे भी लड़ाई करने में सक्षम होते हैं, और चाहे वो नॉर्मल ड्यूटी में है तो उनको भी देखते हैं। तो इस तरह की ड्यूटीज लग जाती हैं, तो उसमें लोग सीएसएफ में जाना पसंद करते हैं कि वहाँ पर क्या कि प्राइवेट लाइफ रहती है थोड़ी बहुत। क्योंकि आपको या तो बैरक में रहना पड़ता है या फिर घर मिलता है, उस घर में रहना पड़ता है। तो इस तरह से है। तो हमारे ख्याल से ये जो कह रहे थे कि क्या हम ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ट्रांसफ़र डेप्यूटेशन पर जा सकते हैं। आपको अगर बीएसएफ अच्छा लगता है, आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी एक बड़ा कार्रवाई होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तभी जा कर के आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे फोर्स में भी। लेकिन सीएसएफ में रह करके सीएसएफ को ऑप्ट करते हैं, वही ज़्यादातर सीएसएफ में ही रहते हैं। तो सीएसएफ में ही लाइकिंग है। और बाकी गौरव का और क्या पूछना चाहते हैं इसके अलावा? नहीं, गौरव सुन पा रहे हैं या नहीं, या उनके पास वो कोई तकलीफ तो नहीं है इंटरनेट इस सब की? आप बोलो। सर सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ और पूछना है गौरव? सर मैंने तो पूरे समझ लिया, लेकिन मेरा ये सवाल था कि सर उसमें सिलेक्शन मतलब सबका कंबाइंड एग्जाम होता है, फिर सिलेक्शन कैसे होता है? जैसे किसी को, हमारे गांव में अभी एग्जाम दिए थे लोग, तो एक सीआईएसएफ में गए हैं और एक सीआरपीएफ में गए हैं, तो क्या उसमें मार्क्स डिपेंड करता है रिटन एग्जाम का? ये सवाल। लास्ट में जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी सीएसएफ में होगी, अगर वो फिलअप हो गई तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा दूसरी फोर्स में। उसमें पूछा जाएगा, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्या आप इस फोर्स में जाना चाहते हो, तो आपके ऊपर रहता है। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी ज़्यादातर लोगों की होती है कि सीएसएफ में जाएं, लेकिन सीएसएफ में सभी को तो भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि कंबाइंड फोर्स के लिए भर्ती हो रहा है, तो सबको दे, तो उसका कोटा निर्धारित होता है, हर एक का अलग अलग। सतलाल जी, मैं जरा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इम्तहान दे रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास 10 लिस्ट है सर्विसेज की, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके से, तो मैं किसी पर्टिकुलर सर्विस में उसको क्लिक करूंगा, उसको उस बॉक्स को चेक करूंगा,
तो अगर मैंने बॉक्स को चेक किया, मान लीजिए मैंने सीआरपीएफ चेक किया, तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे नंबर पूरे नहीं आएंगे तो मेरा पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, मुझे किसी दूसरी सर्विस में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके। मार्क्स डिपेंड करेगा रिटन एग्जाम का? नहीं, ऐसा नहीं है। रिटन एग्जाम और आपके फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम टोटल और स्टैंडर्ड टोटल में आप सेलेक्ट हो जाते जो हो। मेरिट बनेगा, हाँ, मेरिट मेरिट बनेगा। बनेगा उस मेरिट में भी उतना ज्यादा वो नहीं। अब जैसे मेरिट के 10 लड़के जो है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हमको बीएसएफ में जाना है, तो वो दैट विल बी गिवन टू द बीएसएफ, उनकी अपनी ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑलरेडी बीएसएफ का कोटा भर गया है तो देन देयर इज नो ऑप्शन, आपको उसमें रखा जाएगा जिसमें आपने चॉइस किया है। अगर आप मतलब कहने का ये है कि हर एक का कोटा फिक्स रहता है, उस कोटे के हिसाब से जो पहले भर गया या जो मेरिट के हिसाब से भर गया उसको पहले दे दिया जाता है, लेकिन सबको तो नहीं दिया जा सकता एक ही फोर्स में। तो अगर वो भर गया है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि दूसरी फोर्स में जाइए आप। गौरव, समझ में आया? यस सर। ओके, और कोई बात होगा तो बताना, सिर्फ जवाब देंगे उसका हम लोग। प्रकाश, मुझे लगता है एक जगह कंफ्यूजन हुआ। जैसे आपने कहा कि मेरिट बनेगी और मेरिट में जो रिटन एग्जाम है और फिजिकल उसका ज्यादा वेटेज नहीं है, तो मेरिट में किसका वेटेज है? क्या इंटरव्यू का ज्यादा वेटेज है? मेरिट किसके आधार पर बनती है? मुझे लगता है गौरव का ये भी प्रश्न था। मेरा मानना है शायद कि मेरिट जो बनती है वो उनके अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पर बनती है। जो उसने टेस्ट दिए हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस उसका रहा है उसके हिसाब से बनता है। जी, हेलो हेलो। नहीं, ठीक है, थैंक यू। सतपाल जी, एक सेकंड, मैं पांडे जी को पूछना चाहता हूं, अगर उनका कोई मंतव्य है इस पर, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जी, पांडे जी। हाँ, सतलाल जी ने सही बताया है कि मेरिट एक्चुअली जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, मान लीजिए टोटल ऑल इंडिया में 5,000 या 55,000, जैसे लास्ट ईयर 55,000 का वैकेंसी था। तो 55,000 अगर सिलेक्शन है तो सिलेक्शन का यार्डस्टिक जो है वो पैरामीटर वही रहता है। अब उसमें जहाँ ऑर्गेनाइजेशन को देने वाली बात है, इन्होंने सही कहा है कि वैकेंसी जितनी है वैसे वैसे अलॉटमेंट हो जाता है, और उसके बाद फिर पूछा भी जाता है। कुछ लोग उस आधार पे अगर फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जैसे वो देखते हैं लोग, हालांकि सब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्टैंडर्ड रखा गया है, और कोई प्रेफरेंस उस तरह से अगर कोई देता है व्यक्तिगत रूप से अपना देना चाहता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो अगर वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ पे उनको दे दिया जाता है, अगर नहीं है तो फिर जहाँ जहाँ वैकेंसी है वो दे दिया जाता है। होता है ये तो आपके बाकी जो प्रीमियर एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएएस आईपीएस का, उनका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है और जो प्रोसीजर है स्टेट कैडर अलॉटमेंट का, वो तकरीबन यही है। क्योंकि चॉइस तो आदमी होम पोस्टिंग मांगता है, कई लोग मांगते हैं, लेकिन मिलता नहीं है फिर वो, और वो जहाँ जहाँ वैकेंसी जैसे जैसे रहता है वैसे मिल जाता है। वही बात। एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि इंटरव्यू के समय में थोड़ी सी जांच पड़ताल की जाती है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस तरफ है और इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रख करके भी वो वैल्यूएशन कर सकते हैं, और इंटरव्यू में भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं आपको आपके लिए ये फोर्स है, अवेलेबल है, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो इसमें जा सकते हैं। तो इस तरह का भी इंटरव्यू में भी बताया जाता है। लेकिन ये है कि पार्शलिटी नहीं होती है, सिर्फ सभी का कॉन्सेशंस लिया जाता है, और इंडिविजुअल के सामने नहीं होता है। वो सब क्वेश्चन आंसर देने के बाद ये पता करते हैं कि वो किस लायक है, किस तरह का हो सकता है, तो उसको भी ध्यान दे करके फिर डाइवर्ट किया जाता है। सही।
जी आप लोग तो, आप दोनों इसमें बड़े अनुभवी हैं। अभी पांडे जी ने बताया भी कि वो यूपीएससी के मेंबर थे, कि इतने कैडेट्स थे, मेरे ख्याल 350 लोगों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें वो वो एग्जामिनर थे। तो ये अनुभव आप लोगों का बहुत अच्छा है, बच्चों को बड़ा फायदा होगा। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग हैं और स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि आगे उनके बच्चे होंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, अगर उनको ये बताया जाए या दूसरे लोगों को उनके गांव में, शहरों में बताया जाए, आप लोग जाके बताएं उन्हें, अगर वो इच्छुक हैं, तो इस तरीके की चीजें हम करते रहते हैं, थोड़ा उनको फायदा होगा। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो युवा लोग हैं उनमें उनको थोड़ा बताएं कि उनके जाने के रास्ते बहुत हैं और उसके बारे में हम लोग मदद कर सकते हैं। पंडित जी, जो लड़की वाली बात हमने पूछी थी, वो पूरा जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं पूछना चाहता था कि कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें ज्यादा लड़कियां जाती हैं, बीएसएफ में या सीआईएसएफ में? एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो 33% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है जी। अब जो इनटेक है ज्यादा अभी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में हुआ है, और बीएसएफ में भी काफी जब से इन्होंने रिजर्वेशन अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद जो प्रोसेस है एक्चुअली बड़ा कमर्शियल प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी न हो इसको ध्यान में रखा जाता है, और सही कैंडिडेट और स्टूडेंट आए सर्विसेज के अंदर, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो फेस प्रोसेस जो है ऑल इंडिया का जो कंबाइन एग्जाम्स होता है उसके लिए काफी लंबा टाइम लग जाता है, तकरीबन साल लग जाता है। मान लीजिए अगला वैकेंसी अगर 2021 का अगर हम देखें तो इस साल में अभी जैसे अप्रैल है, फरवरी वगैरह में कहीं अनाउंसमेंट हुआ है, और उसके बाद फिर अभी वैकेंसी वगैरह का सब फॉर्म का शायद 10 मई है लास्ट डेट, जो मुझे याद आ रहा है, वो जो कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, और ये सारे ही जो कार्रवाइयां हैं पूरा होते होते इस साल हो जाएगा। तो अगले साल तक जा करके उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फोर्सेज में जहाँ सिलेक्शन हो जाता है वो जाना होगा। तो लड़कियों के लिए भी वो सेम ही है, वो हर वैकेंसी अलॉटमेंट जब होता है तो उसमें परसेंटेज अनाउंस कर दिया जाता है कि इतनी परसेंटेज सीट जो है लड़कियों के लिए रिजर्व है, और जो बाकी टेस्ट प्रोसीजर है थोड़ा थोड़ा उसमें मेल कैंडिडेट से रिलैक्स टेस्ट प्रोसीजर है, और बाकी कार्रवाइयाँ पूरी होती हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और ट्रेनिंग भी बराबर है, ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं है या कोई कट नहीं है। और ट्रेनिंग होने के बाद डिप्लॉयमेंट में भी ये जरूर ध्यान दिया जाता है कि इनिशियल स्टेज में उनको लड़कियों को खासकर कहीं हेडक्वार्टर्स की ड्यूटी दिया जाए, कहीं चेक पोस्ट की ड्यूटी दी जाए, इस तरह का होता है। और बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसी तरह से है, एकाएक फील्ड ड्यूटी उनको नहीं दिया जाता है, जब पूरी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद फील्ड डिप्लॉयमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अभी तक क्योंकि स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो लड़कियों को बॉर्डर पे जो ड्यूटी होता है, पेट्रोलिंग एंड नाका वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, एम्बुश वगैरह, तो उस तरह की ड्यूटी अभी उसके लिए उतनी नफरी नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में हमारे समझ से जो मैंने देखा है, लड़कियां पूरी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, और अंदर से वो इच्छुक रहते हैं कि हम जो काम लड़के कर रहे हैं वो हम करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 50-50 की वो हो जाएगी वैकेंसी, और लड़कियां भी पूरी अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसी तरीके से चल भी रहा है। और अब तो आप जानते हैं कि सर सिलेक्शन का फेज कर दिया है, जैसे कि एक एप्लीकेशन जब मांगते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट दे देते हैं, फिर उसके बाद वो महीना 2 महीना लगाते हैं इवैल्यूएशन का। ओनली एप्लीकेशन जो रिजेक्टेड है उसको हटा देते हैं, जो सिलेक्टेड है तो उनको फिर उनको कॉल करते हैं, तो
पार्ट में कॉल करते हैं। जैसे कि एक बैच बना दिया 100 का, अगर 300 लोग सेलेक्ट हुए हैं तो 100 का एक बैच बनाया है, तो 100 का पहले सिलेक्शन होगा, उसका टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करना एक दिन होता है, फिर उसके बाद उनका रिटन टेस्ट अलग होता है, फिर उनके बाद उनका फिजिकल टेस्ट अलग होता है, इंटरव्यू अलग होता है। मतलब इस तरह करके उसमें 3-4 महीने लगा देते हैं। तो इस तरह से फेज वाइज करके बनाते हैं आजकल। नहीं तो पहले तो ये होता कि एक दिन में पूरा का पूरा सब लोगों को इंटरव्यू भी कर लिया, एक दिन में पूरा फिजिकल टेस्ट भी कर लिया, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा पार्ट वाइज कर दिया उसको। और जो सिलेक्शन बोर्ड होता है वो भी डेडिकेटेड सिलेक्शन बोर्ड हो जाता है, और फिर वो उनको ड्यूटी वगैरह नहीं मिल पाती, उनको सिर्फ सिलेक्शन में ही भागना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ हो गया है सिस्टम। जी, और कोई सवाल किसी का भी? अच्छा, तिवारी जी, मैं त्रिपाठी बोल रहा हूँ, और मेरे प्रश्न जस्ट जानकारी के लिए। हालांकि पहली चीज तो ये है कि जैसे सतलाल जी ने कहा था कि सीआईएसएफ का जो फोर्स है वो प्राइवेट में भी लग रहा है, तो उसके जस्ट क्या ये कि उनको इसके लिए पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट पे करती है, पहली चीज। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर 33% वुमेन के या लड़कियों के लिए रिजर्वेशन रखा है, तो अभी इन फोर्सेस में क्या परसेंटेज है लड़कियों की? जी, जहाँ तक सवाल है प्राइवेट इंस्टॉलेशन में देने का, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम कि वो उनका कैसा है, और वो आदेश देते हैं कि यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं कि यहाँ पर दिया जाए। तो जो वो बताते हैं कि उनको रिस्क क्या है, उनका रिस्क एनालिसिस, चाहे आतंकवादियों से हो, चाहे और किसी चीज़ से हो, या कोई और चीज़ें बता करके कि जिससे कि जो उनका इंस्टॉलेशन है वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है और उसमें हाई रिस्क है, इसलिए स्पेशलाइज्ड फोर्स को लाने की ज़रूरत है। तो प्राइवेट में तभी दिया जाता है। अब जैसे यूपी के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, जैसे यहाँ विंध्याचल की तरफ, इस तरफ कुछ यूनिट थी, वो भी प्राइवेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की थी। तो प्राइवेट में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन उसको प्राइवेट समझा जाता था कि स्टेट वाले को नहीं दिया जाता था। लेकिन वहाँ की जो आम आए दिन हड़ताल होता था, आए दिन डेमोन्स्ट्रेशन होता था, आगजनी हो जाती थी, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इन्होंने फिर परमिशन दिया था, और उसमें सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट हो गया था। तो इस तरह से करके प्राइवेट में दिया जाता है। बहुत ही कम जगहों पर दिया गया। आईटी कंपनी कोई थी बेंगलोर में, उसको भी दिया गया था। इस तरह करके बहुत कुछ देख करके तभी दिया। बहुत लिमिटेड उसमें है, ज़्यादा इसमें नहीं है बहुत। दूसरी बात यह है कि जो आपने मिस कर गया, क्या दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा प्रश्न ये था कि अभी पांडे जी ने कहा 33% वुमेन के लिए काइंड ऑफ रिजर्वेशन फिक्स किया है। स्टेट क्या है अभी, स्टेटस क्या है, कितनी परसेंटेज है हमारी लड़कियां वुमेन हमारे फोर्सेस में? इनके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा रिजर्वेशन सीआईएसएफ में नहीं है। डिपेंड करता है कितना रिक्रूटमेंट हुआ है उसको। अगर सीआईएसएफ के लिए रिक्रूटमेंट हुआ है तो सीआईएसएफ में आकर के करते हैं। परसेंटेज वो वर्कआउट करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अभी हमको भी नहीं मालूम है कि कितना परसेंटेज होगा, बाद में मैं इसका वेरीफाई करके तब बता सकूंगा। लेकिन मैक्सिमम लड़कियां आ रही हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट के उसमें हो, चाहे सब इंस्पेक्टर में हो, चाहे कांस्टेबल में हो, सभी रैंक में आ रही। धन्यवाद जी, जी वेलकम। जी तिवारी जी।
जी, मैं शिव कुमार जी की ओर देख रहा हूँ, दिख तो नहीं रहे वो, नहीं लेकिन मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर कोई प्रश्न नहीं है तो राजेंद्र जी और सतलाल जी को धन्यवाद करते हुए, अगर किसी का कोई विचार हो आगे में इसे कुछ कैसे इम्प्रूव करें या कैसे इसको हम फिर से आगे बढ़ा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, इसको रिक्वेस्ट करते हुए, अगर नहीं कुछ है प्रश्न और प्रश्न नहीं है तो मीटिंग को कंप्लीट किया जाना चाहिए। हाँ, एक छोटी सी बात है कि पहले तो सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। सतलाल जी को थोड़ी तकलीफ हुई तब शुरू में। पांडे जी जी दोनों को आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को बड़ा फायदा हुआ जो भी यहाँ थे 2-3, और भी आएंगे धीरे धीरे, ये चलता रहेगा। एक चीज बताना चाहता था, गौरव को शायद याद नहीं है, पता नहीं है। पांडे जी जब आईजी थे हजारीबाग में, तो ये 2019 के इलेक्शन में हमारे यहाँ के इलेक्शन इंचार्ज भी थे। हमारे यहाँ करने का मतलब मेरे ख्याल से या तो डिवीजन के या पूरे राज्य के, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन तिरहुत कमिश्नरी के तो थे, ये मुझे मालूम है। तो हमारे गांव गए हैं पांडे जी, तो इसलिए एक छोटा सा रिश्ता हम लोगों का है उस मामले से भी। तो गौरव आपको नहीं होगा शायद, वहाँ जो लोग होंगे उस वक्त लोग उनको पता होगा। तो ये सब संबंध घूम घाम के आते हैं और हम सबों को प्रतिष्ठा होती है एक तरीके से कि हम लोग का लाइफ रिच होता है, जिसको यहाँ कहते हैं कि दूसरे कई तरीकों से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी बात होगी तो जो भी हमारे गांव के लोग सुन रहे हों या हों, वो फिर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, शिव कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का एक साइट है बाणप्रस्थ.org पर जाकर देख सकते हैं। शिव कुमार जी ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, बड़ा मेहनत करके और उस पर डालते हैं, तो वो भी देखते रहें। शिव कुमार जी, हमें तो कुछ नहीं कहना है, बहुत बोल चुका मैं आज। ठीक है, तो सबको प्रणाम करते हैं और जी कॉल को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे जी अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे। हमारी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते नमस्ते सर। बहुत 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 नमस्कार। बड़ा अच्छा रहा ये एक्सचेंज, ऐसे अपने आपस, वैसे मैं यही चाहूँगा कि आपस में एक्सचेंज तो हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो लोग बेनिफिशियर हैं वो उन लोगों को ज़्यादा होना चाहिए। उनका कोई ग्रुप बना रहना चाहिए जो जिनको को सब सुनाई पड़े, उनको हम लोगों की ये जो बातें हैं उनके पास तक कैसे पहुंच सकती हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम ही लोग जरा सा स्ट्रेंथ में ज़्यादा हैं। सही बात कर रहे हैं सतलाल जी, कोशिश वही है, देखिए कब भगवान सफलता देते हैं। जी जी, हमारे ख्याल से इसकी पब्लिसिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाइज हर एक जगह पर, तो लोग ज़्यादा जुड़ सकते हैं। जी इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर तो बेनिफिशियरी को इसमें जोड़ने का जहां तक ताल्लुक है, तो ये अगर इसको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स में, जहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस में उनको कोई एक चिट्ठी उट्ठी लिखा जाए कि भाई ये ऐसा ऐसा साइट है जो कि सैटरडे को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अवेयर करने के लिए, तो हो सकता है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म उनको ये मिलेगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जुड़ जाएं और जानकारी हासिल करें। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए इस संदर्भ में। मेरा कहना है, रिक्वेस्ट करना है कि कॉलेजेस और स्कूल्स जो हैं उसको किसी तरह से उनके इंस्टीट्यूशंस को पत्र के माध्यम से बताया जाए कि यह एक साइट है जिसको लाभान्वित होना चाहते हैं जो विद्यार्थी, वो आए और जुड़े, तो लोग जरूर जुड़ेंगे। जी, कोशिश ठीक है। वही है। मैं कह रहा था कोशिश वही है। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत टीचर से मिलने के लिए, प्रोफेसर से मिलने के लिए। अब ले दे करके हम सोच छोड़ दिए इसको, भगवान के ऊपर अपना काम करते रहेंगे। देखिए भगवान कब हमें सफलता देते हैं। ये झारखंड के अंदर जितने भी स्कूल्स कॉलेज हैं, और उसमें मैं जो वाइस चांसलर वगैरह हैं, जो कि जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं बताऊंगा किस तरह का साइट है, और आप इसको नोटिस बोर्ड पे लगाएं ताकि लोग इस टाइम पे कनेक्ट हो। अगर आप मुझे पहले से बता देंगे तो उनको फोन करके भी बताया जा सकता है। जी, तो आपको मैं इनविटेशन तो भेजूंगा और लिंक इसका फिक्स्ड है, समय फिक्स्ड है, तो वो दोनों प्रॉब्लम, केवल टॉपिक चेंज होता है। अच्छा।
समय 7 बजे फिक्स है राजेंद्र जी, और जी लिंक भी फिक्स है। ये बड़ी कृपा है आपकी अगर आप लोगों से बात करें, क्योंकि वही हम चाहते हैं। जी कल रात तक मैंने अपने गांव के 5-6 युवक को लिखा था, करीब 11 बज रहे थे यहाँ, अब मैं लिख रहा था उनको। आज केवल गौरव आए हैं, प्रभात रंजन आए थे, वो चले गए हैं। तो इस तरीके से कई कारणों से बच्चे नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये बात एकदम आपकी सही है कि स्कूल कॉलेजेस में अगर उनका प्रचार हो तो ज्यादा बच्चे मिलेंगे और ज्यादा लाभान्वित होंगे। हम लोगों ने तो ये कुआं फ्री में खोल रखा है, वो पीने वाले नहीं मिल रहे, पीने वालों को ढूंढना है। और वो इसलिए हमारी इच्छा इसलिए है कि उससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़े। तो अगर आप इसमें मददगार हो सकें तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, जितने लोगों को बता पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि बता पाऊं और इसके बारे में जानकारी दें, और उनके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि आगे जो इसका जानकारी विद्यार्थी को मिले, मैं कोशिश करूंगा जी। धन्यवाद। प्रणाम राजेंद्र जी, प्रणाम सतपाल जी, सबको प्रणाम। अब कॉल बंद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।